सो वेलकम बैक टू द कास्ट नॉलेज चैनल। आज हम आप लोगों को फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने वाले हैं। इसमें जितना भी रिलेटेड टर्म्स, डेरिवेशंस और जो भी एग्जाम के पॉइंट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट है, हम आपको इसको एक वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा। ओके, सो अगर अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डेरिवेशन में काफी प्रॉब्लम होता है जो नहीं सॉल्व होता है, इसको देखने के बाद एकदम इजी वे में एकदम खत्म हो जाएगा सारा डेरिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में समझते हैं। बेसिकली आपको समझना होगा चार्ज चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जनरली दो ही तरह का, ज्यादा हम टेक्निकल टर्म पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेन मेन पॉइंट को पकड़ेंगे, जिससे आपको अगर नहीं जानते तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चार्ज जनरली दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको इतना समझना है चार्ज क्या है हमारा, एक पॉजिटिव है और एक क्या है मेरा, एक नेगेटिव है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये अपने आप में, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोटॉन की तरह ट्रीट करो, और अगर निगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करो। यानी इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है, निगेटिव होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो अब प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये दो चार्ज के बीच में क्या होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब अगर यही अगर अपोजिट चार्ज रहेगा, जैसे माइनस माइनस रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, रिपेल करेगा। एज लाइक सिमिलर, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा। तो अगर ये दो चार्ज आपस में रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ फोर्स तो लगेगा ना। वो फोर्स क्या होगा, वो सब चीज को हम लोग को डिटेल में समझना है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली चार्ज ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का चार्ज होता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी, एक इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज कहलाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बोतल, हम एक बोतल समझ रहे हैं ये, अब हम समझना चाहते हैं क्या ये मेरा ये बॉडी चार्ज है, चार्ज, तभी ये बॉडी चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रल कहलाएगा। तो हर बॉडी, जैसे ये पेन ले ले, बोतल ले ले, कुछ भी ले ले, तो हर बॉडी क्या होता है, आपस में क्या होता है, अपने आप में एक न्यूट्रल होता है। अगर 10 प्रोटॉन होता है तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी है। ये एक दूसरे का इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो ये एक बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अगर मुझे इस बॉडी, सपोज इस बॉडी को मुझे अगर पूरी तरीके से चार्ज करना हो, अगर हम इसको चार्ज बनाना चाहते हैं, यानी कि तो क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर न्यूट्रल बॉडी है, हर बॉडी न्यूट्रल ही होता है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी एक एक्स्ट्रा आप लाके एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे ही 11 इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, मगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से ये बॉडी क्या था, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव था तो ये निगेटिवली चार्ज बन गया। तो यही चीज कहानी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव में क्या होगा, कोई एक पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कहानी, ठीक है, बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको समझना है, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको आपको समझ लेना है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन यहाँ पर, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन सिनेरियो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको यहाँ से हटाया जाए। अब अगर कोई एक बॉडी है, लेट इट बी, हम एक स्फीयर ले रही है, ये बॉडी है, चूंकि ये बॉडी है तो आपको ही पता है कि क्या ये न्यूट्रल है। इसमें जितना 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, 10 प्रोटॉन भी होगा, है ना। तो यानी बॉडी ये पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है और कोई हम एक अलग से कोई एक हम बॉडी लेकर टच नहीं कर रहे हैं, कोई टच नहीं कर रहे हैं, प्लस 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 लेके आए इसके पास, तो प्लस क्या करेगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको इधर से अट्रैक्ट कर लेगा। लो बेटा आ गए। और जो भी अब जो बच गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला इधर साइड रिसाइड करेगा। और हम अगर किसी भी तरीके से इस सारे पॉजिटिव को अगर हटा दें, इस सारे पॉजिटिव को हम यहाँ से रिमूव कर दें, तो अगर हम इस पूरे पॉजिटिव को अगर हम कैसे भी करके मान लेते रिमूव कर देते हैं, जैसे वन वन बाय वन रिमूव कर रहे हैं, ये हम रिमूव कर दिया। अब यहाँ से अगर ये पूरा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरीके से हटा दे, यहाँ से इसको अगर हम हटा देते हैं, तो इस बॉडी में सिर्फ क्या बच जाएगा, निगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि आप बिना सटाए पहले तो जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसको किनारे किनारे ले आए, और किनारे किनारे लाने के बाद उसको क्या करिए कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाला जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर कर लिए। बहुत तरीके से आप बाहर कर सकते हैं,
ठीक है, कोई बॉडी है, आप उसको ग्राउंडेड कर दे, अर्थ से जोड़ दें, तो वो सारा जितना भी चार्ज होगा वो इस अर्थ वायर के थ्रू नीचे जमीन में चला जाएगा। तो जो बॉडी है उसमें बच जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या नेगेटिव 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 बच जाएगा। तो इस तरह से बॉडी को आप चार्ज बना सकते हैं, उसमें से एक्स्ट्रा चार्ज रिमूव करके या एक्स्ट्रा चार्ज डाल करके। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज उसमें से निकाल देते हैं बिना टच किए बॉडी को, तो वो चीज चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ गई आपको। कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज क्या होता है, तीन तरह का बेसिक प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिव, ये तीन तरह का पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। अब इसमें क्वांटाइजेशन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे चार्ज को निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल्स टू Ne फॉर्मूला होता है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E मतलब आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, यानी ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, माचिस का डब्बा समझो, माचिस का डब्बा, एक माचिस का डब्बा, दो तीन, ऐसे से तीन, मान लो आप एक माचिस का डब्बा में एक दो तीन चार तीली है, हर एक तीली को इलेक्ट्रॉन मानो, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। क्यू मतलब क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। क्यू इक्वल टू एन, खत्म बात। कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खैर अभी हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। और एडिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिविटी मतलब ये होगा, अगर किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे अगर मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, अगर 5 को चार्ज है, जोड़ दो भैया, चार्ज को जोड़ दो, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जोड़ दो, हो गया। तो आप चार्ज को बेसिकली जो जोड़ते हो, तो उसको जोड़ना को ही क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है, यानी चार्ज को आप जोड़ घटा सकते हो। ये बेसिकली, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था। ना नेक्स्ट पॉइंट, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए थे ना कि दो चार्ज मतलब कि प्लस 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 में क्या हुआ, अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा। तो दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन लगता है या तो रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो भैया वो फोर्स होगा कितना, वो कौन निकाल के देगा, वो फोर्स निकाल के देगा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ कैसे निकाल के देगा, तो बहुत सिंपल है, ये इसका कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला है। कैसे आता है, बहुत बेसिक बात से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये दो चार्ज है, मान लेते हैं हम सिर्फ इतना को पकड़ते हैं, ये Q1 और Q1 को पकड़ लेते हैं, या Q1 और Q2 को पकड़ लेते हैं। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों से एक दूसरे से रिपेल करेगा ऑब्वियसली, और ये Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लेते हैं अट्रैक्शन है, फोर्स लगा निकाल लेते हैं, तो दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लेट भी हम R मान लेते हैं। ये बॉडी Q1 है, Q2 है, तो भैया जितना बड़ा फोर्स लीजिएगा उतना ज्यादा, मतलब सॉरी, जितना बड़ा चार्ज लेंगे उतना ज्यादा फोर्स, यानी फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, Q1 पे और Q2 पे भी। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, मगर डिस्टेंस का स्क्वायर कब होगा, 1/r², मतलब इनवर्स स्क्वायर रूल लगता है इसमें। अब इस दोनों को कंबाइन कर दो यार, बात खत्म। F इज डायरेक्टली, यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई K Q1 Q2 बाई r², K का जब आप मान पुट करिएगा तो K का मान हो जाएगा, जो कि हम लोग कहते हैं क्या, सिंपल, K का मान 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये आपका जनरली फोर्स आ गया, जो कि आप इसी से आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये रहा यहाँ पे सिंपली वही है, K का मतलब वही हो गया K, ये वाला टर्म Q1 Q2 बाई r², Q1 Q2 बाई r², यानी कि कूलम्स लॉ के बीच में, दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है, K Q1 Q2 बाई r²। आई थिंक बात समझ में आया आपको। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, तो जनरली हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका चार्ज किसी तीन तरह का बॉडी पे लाई कर रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो चार्ज किस बॉडी का है। बहुत सिंपल है, अगर आप लीनियर बात कर रहे हैं, लीनियर और सरफेस और वॉल्यूम, तीन तरह का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम एकदम सिंपल एकदम रखते हैं। लीनियर का मतलब हो गया वायर, अगर आपका चार्ज वायर पे होगा,
तो उसको आप सिंपल भाषा में लेमडा से डिनोट करेंगे, बात खत्म। अगर आपका चार्ज सरफेस पे होगा, सरफेस मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं तार लिए, ये हो गया आपका तार वायर। सरफेस का मतलब हो गया कोई इस तरह का सीट, कोई कॉपी, किस तरह का कोई भी कॉपी आप रख सकते हैं, लिटरली इस तरह का कोई कॉपी हो गया, सरफेस हो गया। इस सरफेस पर अगर चार्ज रिसाइड करेगा तो वो चार्ज कितना होगा, वो चार्ज को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपको ही पता है कि अगर आपका कोई वॉल्यूम टाइप का फिगर है तो उसमें रॉ यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला समझ लेते हैं, ये फॉर्मूला है क्या। तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपका लेमडा है यानी आप तार के लिए यूज कर रहे हैं, तो लेमडा इक्वल्स टू चार्ज क्यू बाई क्या होगा, एल हो गया, क्यू बाई एल। बात समझ में आ गई आपको। यस, तो लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल हम लोग समझ लिए। इसी तरह ये d मतलब हो गया स्मॉल क्वांटिटी, तो हम बड़ा के लिए d अभी हटा दे रहे हैं, हम बड़ा के लिए मान लो निकाल रहे हैं तो d हटा दे रहे हैं, तो q बाई एल। चूंकि वायर में क्या होता है, लेंथ होता है, इसलिए नीचे लेंथ लिखना है। अब आप यही अगर आप सरफेस निकाल रहे हो यार, सिंपल सिंपल सरफेस निकाल रहे हो, तो सरफेस के लिए मैं क्या बोला हूँ, सरफेस के लिए मतलब सीट, पेपर, लाइक एरिया, एरिया एरिया वाला। तो अगर आप मान लो सीट निकाल रहे हो यार, सीट सीट सीट, तो सीट के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करना यार, सिंपल सिग्मा लिखने का। अब ये जो क्यू है उसको कुछ नहीं करना है, क्यू का क्यू लिखो, और नीचे जो एल है, अब एल के जगह एरिया यूज कर लो, क्योंकि सरफेस में क्या होता है, एरिया। क्यू बाई ए दिमाग में रखो। आज तो छोटा के लिए निकालना होगा तो डी डी लगा देना, और क्या। तो यानी सिंपल यहाँ भाषा में अगर बोले जाए तो क्या दिमाग में रखोगे आप कि यहाँ आप दिमाग में रखना, यस, आप दिमाग में रखना है कि मेरे को डी लगा देना, बस हो गया, डी क्यू बाई डी ए हो गया, सरफेस खत्म। वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो यार, लो यार वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करना, कुछ नहीं, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, रॉ यूज करते हैं, रॉ लिख लो। रॉ के लिए क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई, अब एरिया तो है नहीं, वॉल्यूम है तो डी भी, डी नहीं लिखना, मत लिखो, क्यू बाई भी, बस इतना याद रखो। ऐसे मन में आता है लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, ओ सरफेस के लिए सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एस, ओके बहुत बढ़िया, या ए बोल दो। अच्छा, रॉ के लिए क्यू बाई भी हो गया यार। अब इसको यूज करेंगे हम लोग, पता कहाँ सबसे ज्यादा, हम लोग इसको ना गॉस जब पढ़ेंगे ना, तो गॉस में इसको यूज करेंगे, तो वहां काम आएगा, तो वहां के लिए याद रखना है बाबू, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर हो गया, अब आगे बढ़े हम लोग, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मेन मेन पॉइंट पकड़ते जा रहे हैं, लोग समझते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब एग्जाम में जो आएगा ना क्वेश्चंस डेरिवेशन में चैप्टर 1 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालने देगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, गॉस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलो देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक सिंपल भाषा में हम सारा कॉन्सेप्ट को यहीं पे बता दे रहे हैं। कोई हमने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव से चार्ज ओरिजिनेट करता है, मतलब पॉजिटिव से निकलता है, ओके, पॉजिटिव से निकलता है और जा करके निगेटिव में ओरिजिनेट करता है। अगर निगेटिव है तो ठीक है, नहीं तो निगेटिव का अगर हम बनाएंगे तो ये निगेटिव में जाके इस तरह से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ओरिजिनेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बेसिकली, अब कोई भी आप ऑब्वियसली जब ये चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज, अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, अब इस नेगेटिव चार्ज को मान लो आप इसके पास लाओगे, तो लाओगे तो क्या होगा, अब यहां रखोगे तो क्या लगता है, ये अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, यहां लाएंगे तो हो सकता है अट्रैक्ट कर ले, इसे ऐसे अट्रैक्ट कर ले, तो अट्रैक्ट कर लेगा तो भाई कुछ इतना दूर कुछ एरिया बनाया होगा, कुछ कुछ इसका कुछ ये इतना दूर फील्ड होगा, तभी तो ये अट्रैक्ट हो गया। अदरवाइज यहाँ रखेंगे तो ट्रैक नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ रख देते हैं इसको, ये रख दिया, ये बेटा तुम यही रहो, बेटा तुम यही रहो। अब ये ट्रैक नहीं हो पा रहा, क्या है, क्यों नहीं ट्रैक, क्योंकि इसका कुछ रीजन होगा, तो उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, यानी एक रीजन सेट रहता है। अब वो रीजन अगर सेट है तो मान लेते हैं कुछ उसका रीजन होगा, लेट इट बी सम हाउ, हम यहाँ एक रीजन इसका लेते हैं, यस मान लेते हैं कुछ इसका ऐसे, कुछ इसका कुछ रीजन होगा, हो सकता है कि कुछ
यहाँ पे ऐसे कुछ इसका रीजन हो, इतना दूर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और वो अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ एरिया बनाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने बोले तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट। बस खत्म यार। F मतलब सॉरी क्या लिख दिया F होगा ना यहाँ पे। ओके, E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट। F मतलब हो गया फोर्स और क्यू नॉट मतलब क्या हो गया, चार्ज। E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, इसको याद रखना। हम पूछेंगे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कंटिन्यू मैं सारा चैप्टर कवर करूंगा आपके एग्जाम से पहले तक में, तो आपको याद रखना है मेरे साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन बता दो हमको, तो तुम मन में से सोचना, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन, नहीं भुला गए, ऐसा नहीं करना है। बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट, खत्म। F बाई क्यू बोल लो यार, या क्यू नॉट बोल लो। अब क्यू नॉट अगर जो नहीं जानते हैं सब, हम तो समझ रहे हैं कि आप लोग एक रिकैप लेने आए हैं, तो आई थिंक जान रहे होंगे क्यू नॉट क्या होता है, यूनिट चार्ज होता है। यूनिट बोल दो या यूनिट टेस्ट चार्ज बोल दो, और क्या यार, यूनिट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट यूनिट टेस्ट चार्ज है। E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट, सिंपल हलवा। अगर E इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट हुआ तो ये एक फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मिल गया है, अब हमको पता करना है कि ई अकेला जो चोर है, इसको चोर बोलते हैं, चलो इसको चोर नाम दे दी। चोर जो है ई बेटा, ई चोर एक्चुअली में अगर सेंटर में कहीं है, यहाँ पे है, तो क्या ये इतना ही एरिया बना रहा है, क्या इसके बाहर अगर रहेगा तो वो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर पाएगा किसी को, तो कितना स्ट्रेंथ बना रहा है नहीं पता, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब एक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है उसको निकाल के रख लेते हैं। अगर कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा ना कि एक चार्ज के चलते कितना होता है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि कितना होता है, वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर कितना लिखा है ये वाला वैल्यू, E इज इक्वल्स टू, इसको तो आप लोग के बोलते हैं, ये Q हो गया, बड़का Q लिखो जो हो गया, ये आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यार अभी के क्यू बाई आर स्क्वायर आया कैसे भाई साहब, उसका डेरिवेशन पूछ दिया 2 नंबर में, तो क्या करेंगे, कुछ बहुत आसान है, बहुत हल्का, कुछ है ये नहीं है। अब ई है बदमाश बेटा, यही है, देखो यही है क्यू, यही है जो फील्ड बना रहे थे, इसको मान लें यहाँ रख लेते हैं, ठीक। अब हमको पता करना है कितना दूरी पे बना रहा है, तो कितना दूरी पे बना रहा है, तो चलो हम कुछ दूरी मार्क कर लेते हैं। तो हम कुछ दूरी ले लेते हैं, रिलेटेड भी यहाँ से हमें कितना दूरी ले लिए, और हम सोचना चाह रहे हैं कि ठीक है अब ये इतना दूरी पे अगर फील्ड बना रहा तो कोई रहना चाहिए ना वहां पे टेस्ट करने के लिए। अब जैसे मान लो हम एक यहाँ पे है, अब हम यहाँ पे खड़े हो, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे कहीं दूर, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कौन नाप के बताएगा, कौन पता करेगा अट्रैक्ट किया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज मानते हैं क्यू नॉट, ठीक ना, क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज मानते हैं। अब इन दोनों के बीच में बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो भैया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर मान लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू के क्यू, और दूसरा चार्ज क्यू नॉट, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से के क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अरे दो चार्ज के बीच में फोर्स लगा ना के, Q1 की जगह हो गया Q, Q2 की जगह हो गया Q नॉट, अब बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया ना। अभी फोर्स का क्या करेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल। अभी जस्ट हम पहले बताए थे भैया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई क्यू नॉट, तो मेरा F तो आ गया है, अब हम पुट कर देंगे E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू नॉट। हम कुछ नहीं करेंगे, E इक्वल्स टू F का मान यहाँ से उठाएंगे, देखो यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे, रख दिए ऐसा रखना नहीं है, ऐसे हम कॉपी कर ले रहे इसको, ठीक है। तो ये भी फिलहाल बेसिकली तो यही रहेगा। अब यहाँ पे इसको उठा के रखे, नीचे क्यू नोट से डिवाइड दे दिए,
क्यू नॉट कैंसल, ई का मान क्या आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया। देखो ये इसी से मैच कर रहा होगा, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। यस यस, यहाँ से बस ओके। आई होप आपको बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। तो E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एक चार्ज के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक चार्ज के चलते के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो मेरे साथ, एक चार्ज चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक चार्ज चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद हो गया? चलो आगे बढ़े हम लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसको देख लेंगे, ठीक है। अगर Q आपका 0 से बड़ा होगा तो आउटवर्ड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव होगा तो इनवर्ड, अभी फिगर में आपको समझाया था, है ना। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक डायपोल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल? थोड़ा सा ठंड लग रहा है मुझे, एक मिनट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? अब देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम बोले ना तो सिंपल भाषा में दो चार्ज लो, अपोजिट चार्ज लेना, एक प्लस लेना और एक माइनस लेना। अब ये दो चार्ज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों को आप साथ में रख लो और उसके बीच में छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए, बस वही है डायपोल। डाय का मतलब क्या हो गया, मरोम नहीं, वो डी आई डाय, मरनम नहीं डाय, ठीक है। डाय का मतलब हुआ दूर, अपोल का माने हुआ चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दो चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, बात तो समझिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इस दो चार्जेस को आप कुछ छोटा सा डिस्टेंस पर रख लेते हैं, तो उस छोटा सा डिस्टेंस के साथ उस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यानी कि Q1 Q2 एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे लेते हैं? तो डायपोल एक ही याद रखना, डायपोल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर। बेटा डायपोल हमेशा सेंटर से नापा जाता है, तो सेंटर से यहां तक में, यानी इसको हम लोग बेसिकली O बोलते हैं। तो अगर ये बेटा A दूरी हुआ, ये वाला भी A हुआ, तो टोटल डिस्टेंस डायपोल को हम लोग 2A के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो डायपोल इज जनरली 2A, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, 2A बोलते हैं। बात समझ में आ गया? डायपोल इज डिस्टेंस कितना होता है, 2A। यही दो डायपोल मतलब कहलाता है बेसिकली। तो डायपोल का लेंथ 2A बोल लो, 12 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात, डायपोल कहाँ से हमेशा नापा जाता है, सेंटर से नापा जाता है। डायपोल अगर कहीं आप डिस्टेंस, मान लो अगर कोई हमसे बोला कि सुनो ना तुम यहाँ पे खड़ा हो जाओ, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ दूरी लेते हैं, हम ये लिए यहाँ से एक पॉइंट लिए यहाँ पे, और हमको कोई बोला ना कि यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। हम खड़े हो गए, लेटेड भी यहाँ पे मैं खड़ा हो गया। अब पूछे मुझे पता करना है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं डायपोल का डिस्टेंस कहाँ से लूंगा, सेंटर से लेकर के मेजर करूंगा। सेंटर से मुझे लेकर मेजर करना होगा, तो सेंटर ये है, तो मैं सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगा, तो डायपोल का मेजरमेंट कहलाता है। तो सेंटर से ही आपको नापना है, कहाँ से नापना है, सेंटर से नापना है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया। अब डायपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि हम लोग डायपोल को, जैसे कि हम लोग डायपोल बोले तो जैसे ऐसे स्ट्रेंथ का मतलब समझिए ना, जैसे 1 केजी चावल का कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 50 रुपीज उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायपोल का भी मैग्नीट्यूड को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। ये रहा इसका मतलब, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट बोले तो उसका मतलब समझो कि स्ट्रेंथ वैल्यू, उसको किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। अब ये जो P है, डायपोल मोमेंट जो आप P आया आपका, ये P बेसिकली है क्या, तो सिंपल P को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, P जो आप चार्ज ले रहे हो Q, ठीक है, प्लस माइनस मतलब नहीं है, और दोनों के बीच का दूरी, तो दोनों के बीच का दूरी 2A है, तो 2A खत्म हो गया, यही हो गया डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A, कहीं भी Q इंटू 2A होगा उसको P से रिप्लेस कर देंगे, P इज नोन एज ए डायपोल मोमेंट।
डायरेक्शन कैसे होगा, तो डायरेक्शन इस तरफ होता है डायरेक्शन उसका, डायपोल का हम लोग हमेशा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। हम लोग को डायपोल समझ में आ गया, डायपोल क्या है। अब हम लोग डायपोल से चार्ज निकालना सीखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ध्यान से समझेंगे। अब जैसे एक डायपोल हम यहाँ पे, ये हम डायपोल रिलेटेड भी यहाँ इसको रखते हैं, जिससे हमको चीजें समझ में आएगी बात। अभी हम थोड़ा देर पहले समझ रहे थे, ये मेरा डायपोल था। ओके, तो अभी मेरा ये जो डायपोल था, ये जो मेरा डायपोल है, इसको हम डायपोल बोल रहे हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। अगर डायपोल में अगर आप डायपोल के अगर स्ट्रेट लाइन में निकालते हैं, डायपोल के स्ट्रेट लाइन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उसको हम लोग एक्सियल के नाम से जानते हैं। और अगर डायपोल आप एकदम स्ट्रेट में निकालते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली इक्वाटोरियल कहते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो उसको इक्वाटोरियल बोलेंगे। अगर जिसको वैल्यू होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इक्वाटोरियल में थीटा कितना होगा, 90। और अगर आप एक्सियल के लिए निकालना चाहते हैं, तो एक्सियल में थीटा कितना होता है, तो थीटा 0 होता है। यहां तक बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छा बात है। अब एग्जाम में डेरिवेशन आता है, या तो आपको बोलेगा कि सुनो भैया हमको इक्वाटोरियल में निकाल के बताओ, या तो बोलेगा हमको एक्सियल में निकाल के बताओ। ठीक है, या तो बोल देगा कि ना हमको ना ही एक्सियल चाहिए ना ही इक्वाटोरियल चाहिए, तो क्या चाहिए तुमको, हमको चाहिए अर्पट जगह, तिरपट जगह, कहीं बीच में चाहिए, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच का मतलब क्या हो गया, कुछ इन दोनों के बीच का मतलब क्या हो गया, कुछ एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। और उस एंगल पे पता करो। तो अब तो 3 डेरिवेशन हो गया। अब एक्सियल याद करेंगे, इक्वाटोरियल याद करेंगे, कि जनरल वाला याद करेंगे। अब आप तो याद है ना करते रहते ही ना है जी, समझते तो नहीं है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। ओके, तो ये दो को छोड़ते हैं, एक्सियल और इक्वाटोरियल को छोड़ते हैं, सिर्फ हम लोग एगो लास्ट वाला पढ़ेंगे, क्या, जनरल। जनरल ही से दोनों डिराइव कर लेंगे। अगर एग्जाम में आएगा इक्वाटोरियल तो भी जनरल बनाओ, एक्सियल आएगा तो भी जनरल बनाओ, और लास्ट में थीटा पुट करके वही वाला वैल्यू को ला देना, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। एक डेरिवेशन से 3 डेरिवेशन क्लियर। तो कितना होता है जनरल को, जरा देखते हैं। तो ये है डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ये जनरल कहीं भी, ये तो इक्वाटोरियल का फिगर है। ठीक है, मगर मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे कहाँ निकालना है, तो मुझे निकालना है, ये डायपोल है, ये डायपोल है, तो डायपोल ये डिस्टेंस है, ये हो गया एक्सियल के लिए। देखो ये लाइन एक्सियल के लिए बनाता है। ठीक, मैं भी सारा आपको समझा रहा हूँ, है ना। ये वाला लाइन हो गया आपका, ये वाला लाइन हो गया आपका इक्वाटोरियल वाला हो गया। अब इन दोनों के बीच में हम कहीं निकालेंगे अपना एक्सियल। ठीक, यस, ये एक्सियल हो जाएगा, सॉरी जनरल, ये वाला जनरल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसी को भी हम आपको निकालना सिखाएंगे, और ये फॉर्मूला आएगा के पी बाई आर क्यू, इस तरह का फॉर्मूला आएगा। और इस फॉर्मूला को में यूज करके हम लोग इक्वाटोरियल और जनरल दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम जनरल निकालेंगे और जनरल से ही एक्सियल प्रूफ कर देंगे और इक्वाटोरियल प्रूफ कर देंगे, इक्वाटोरियल प्रूफ कर देंगे। तो उसके लिए आपको एक्सियल का फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि मैं अभी लिख रहा हूं, तो याद कर लेना आपको, 2kp बाई एक्स क्यूब, के आपका वही 1/4 पी आपका डायपोल और एक्स आपका दूरी, डिस्टेंस। जैसे एक्सियल के लिए मान लो आप यहाँ निकाल रहे हो, तो सेंटर से यहाँ दूरी मेजर करोगे तो कितना होगा बताओ, एक्स मान लिए। ठीक है, और थीटा कितना होगा, तो देखो थीटा तो दोनों इस लाइन में तो कोई थीटा नहीं होगा, तो 0 होगा थीटा। और अगर आप इक्वाटोरियल बोलोगे तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। इसका फॉर्मूला होगा के पी बाई एक्स क्यूब, और थीटा होगा इसमें
90। इतना बात आपको याद रखना होगा। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/x³, बोलो मेरे साथ 2kp/x³, 2kp/x³, थीटा 0, और इक्वेटोरियल बोलो मेरे साथ kp/x³, kp/x³ और थीटा 90। तो चलो इसको जल्दी से प्रूफ किया जाए। और एग्जाम में कहीं अगर एक्सियल इक्वेटोरियल की जगह जनरल दे दे तो बल्ले बल्ले, ये तो आता ही है, ये तो जस्ट बनाएंगे ही अभी हम लोग। तो अभी मैं समझाने वाला हूँ, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी मैं जनरल पॉइंट के लिए भी चीजें आपको प्रूफ करूंगा। ओके, बातें समय इसको आप देख लो और उस फॉर्मूला को याद कर लो, तो समझा जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हटाया जाए, यहाँ से चीजों को क्लीन किया जाए, चीजें ओके। फिलहाल तो इसको छोटा करके क्लीन किया जाए। ओके, इसको साइड कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ओके, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ आपको यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए अभी हम लोग ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, या फिर कुछ सेक्शन में कोना में डाल दें, छोटा करके इसको हम लोग इधर रख देते हैं यहाँ पे, बाद में इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है। ओके, चलो तो अब जनरली हमको क्या करना है, हमको जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना। ओके, चलो लेके आया जाए। कैसे लाया जाएगा, कुछ करना नहीं है, एक सबसे पहले चार्ज लेते हैं। तो हम एक चार्ज लेते हैं। ओके, लेटेड भी यहाँ हमने एक चार्ज लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा -q चार्ज। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे। ओके, तो यहाँ बीच में बनाते हैं, फिर बाद में उसको देख लेंगे। ओके, तो यहाँ -q चार्ज है। ठीक है, ये मेरा q चार्ज हो गया। फिर हम क्या कहते हैं, एक लाइन ऑफ साइट लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ साइट लेते हैं जो कि इसको इससे यहाँ पे इतना दूर में रखते हैं। ओके, फिर यहाँ हमने क्या लिया, हमारा दूसरा चार्ज लिया, लेटेड भी ये मेरा हो गया, ये मेरा +q चार्ज हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम एक कहीं जनरल पे कहीं बीच में, अब डायपोल का कोई तो एक सेंटर होगा, तो ये वाला एक सेंटर मान लेते हैं। डायपोल का तो बोले डायपोल ऑयल मेजर फ्रॉम सेंटर, तो इसको हम O मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको कहीं इस पॉइंट पे मान लेते हैं, हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पता करना है, तो हम इसको इससे जोड़ देते हैं। ओके, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब कितना एंगल पे है, ये एंगल हमको नहीं पता, तो लेटेड भी इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ये मेरा थीटा हो गया। ओके, इस थीटा एंगल पे हमको पता करना है इस P पॉइंट पे, ये हमारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये मान लेते A है, ये B हो गया। अब मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आपको बताया ही होगा कि डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में डायपोल का डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन जनरली हम लोग इसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ इससे बताते हैं, ये डायपोल का मेरा डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन, इसको हम लोग बेसिकली P बोलते हैं। ये मेरा P हो गया। ओके डियर, ये मेरा P हो गया। P मतलब अच्छा, P सेम हो जाएगा, इसको Q मान लेते हैं, कोई Q पॉइंट पे निकाल रहे। ओके, Q पॉइंट को हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, तो ये P डायरेक्शन हो गया, डायपोल का डायरेक्शन मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट जो बोलते हैं वो इसका डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया सेंटर के। अब ये जो पार्ट है ना, इसको आपको दो कंपोनेंट में तोड़ना है। ठीक है, इस P को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, तो चलो तोड़ लेते हैं दो कंपोनेंट में। कैसे तोड़ेंगे, बहुत सिंपल है। एक तो इस लाइन ऑफ साइट में टूटेगा, यहां से यस, इधर से टूटा। ओके, ये मैंने इधर तोड़ा, और इसी से परपेंडिकुलरली पूरा ऐसे टूटेगा। यस, यहां से ऐसे टूटा। ओके, यस, पूरा 90 में। तो अब आप नोटिस करना, यहाँ ध्यान समझना, ये हो गया मेरा P है ना, तो ये थीटा है ना, तो ये क्या होगा, ये P cos थीटा होगा। अगर आपको ये सब नहीं पता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, ये हो गया P sin थीटा। अगर नहीं पता है तो समझ लो, जहाँ थीटा रहता है और बीच में P रहता है तो P sin थीटा, या P मतलब P cos थीटा और P sin थीटा। अगर बीच में हाथी रहता और वहां थीटा, तो हाथी cos थीटा और यहाँ हाथी sin थीटा हो जाता। ओके,
अब इस क्यू पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा एक मस्त चीज ट्रिक लेंगे। क्या ट्रिक लेंगे पता है क्या? हम यहाँ पर लेंगे अपना एक डायपोल, वो कुछ डायपोल कुछ ऐसा होगा कि यस, हम यहाँ पे जो डायपोल लेने वाले हैं एक एक्सियल मानेंगे, इक्वाटोरियल मानेंगे। तो इस लाइन में हम क्या है, एक डायपोल लेने वाले हैं, एक छोटा सा डायपोल, सॉरी यस, एक छोटा सा डायपोल, येलो वाला ये डायपोल हो गया, येलो वाला डायपोल हो गया, और इधर ये जो डायपोल हो गया पीला वाला, ये एक्सियल की तरफ बिहेव करेगा। यानी कि एक छोटा सा सॉरी क्या हो गया, माइनस क्यू, और ये हो गया मेरा प्लस क्यू, ये हो गया डायपोल का डायरेक्शन, ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू। ये डायपोल के लाइन में आ रहा है ये क्यू, तो ये एक्सियल की तरफ बिहेव करेगा। और एक्सियल का फॉर्मूला हम वहां लिखे हुए थे, अगर आपको याद होगा, एक्सियल के लिए फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 2kp बाई एक्स क्यूब, और इक्वाटोरियल के लिए जो था, जो 90 पे होता है, उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था kp बाई एक्स क्यूब। सिंपल सिंपल सिंपल, बस क्या करना है, ऐसे ले लिए। अब एक और मुझे इसमें डायपोल चाहिए जो इक्वाटोरियल की तरफ बिहेव करेगा। इसी पॉइंट के लिए हम इधर से लेंगे जो मेरा इक्वाटोरियल की तरफ बिहेव करेगा। ये हो गया मेरा इक्वाटोरियल की तरफ बिहेव करने वाला डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, बस खत्म। अब कुछ करना नहीं है। अब आप इधर से देखो तो यही पॉइंट, इसी पॉइंट में अगर मैं इस शेप में इसको पकड़ू और इसको लूं, तो इसी पॉइंट में, इस लाइन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा E1, और इसका नाम होगा मेरा E1, और E1 बिहेव करेगा एक्सियल की तरफ। तो क्यों ना हम यहाँ E1 की जगह EA लिख लेते हैं, एक्सियल। अच्छा, थोड़ा सा यूज करने में दिक्कत होगा, तो हम E1 रख लेते हैं, यहाँ E1 को सेट कर लेते हैं। E1 मेरा क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, E1 मेरा हो गया एक्सियल, ओके। और इसी में मेरा ये वाला जो डायपोल है, इस डायपोल के लिए ये मेरा बिहेव करेगा इक्वाटोरियल की तरह। इस लाइन में जो आया वो एक्सियल, इस लाइन में जो आया वो इक्वाटोरियल। चीजें समझ में आ गई आपको? अब आपको भी पता है अच्छे से, इस तरह के 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बीच में ये एक रिजल्टेंट कहलाता है। रिजल्टेंट को हम लोग निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, याद होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस हम लोग वही लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो E1 हो गया, और हमारा जो ये E2 हो गया, ये वाला E2 हो गया, E2 किसकी तरह बिहेव करेगा, E2 बिहेव करेगा इक्वाटोरियल की तरह बिहेव करेगा। तो E1 एक्सियल, E2 इक्वाटोरियल, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट। यस माय बॉय, ये कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोले तो नेट ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना बना था, 90 बना था। बस आपको ये फिगर समझना था। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क्या हटेगा, ओके, इसको पहले हम यहां से इसको साइड लेके चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, फिगर तो समझ में आ ही गया होगा आपको, कुछ करना है नहीं, रिजल्टेंट का बस फॉर्मूला लगाना है। E1 एक्सियल है, E2 इक्वाटोरियल है, तो लिखो भैया E1 क्या है, तो E1 एक्सियल है। तो एक्सियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्सियल के मैं लिखा हूं 2kp बाई एक्स क्यूब, लिख दो 2kp बाई एक्स क्यूब। मगर एक्सियल में कौन आ रहा है, p के साथ cos आ रहा है, तो p के साथ बस cos थीटा लिख दो। और E2 में लिख दो kp और इक्वाटोरियल में आ रहा साइन, तो kp साइन थीटा बाई एक्स क्यूब। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो यार,
तो रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई का मान हो जाएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है, थीटा 90 है, तो 90 पुट कर दो। 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा टर्म कट गया। तो क्या बचा E1 में, सॉरी E में क्या बचा, तो E में बचा मेरा रूट अंडर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर। बस, दिमाग ही नहीं लगाना यार ज्यादा। तो E बराबर क्या हुआ, रूट अंडर E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू कितना है 2kp cos थीटा, बैठा दो 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब। वाह 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 वाह। अच्छा अगला क्या है, अगला है kp, kp क्या है, साइन साइन थीटा ना, साइन थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर छूट गया था, लिख दिया। तो बस यहाँ पर E इज इक्वल्स टू रूट अंडर, अब देखो 2 स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब का स्क्वायर, हो गया सबका स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर करके लिखो, k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब जितना जितना स्क्वायर वाला टर्म इसको कॉमन ले लो भैया। तो चलो कॉमन लेते हैं, चलो ग्रीन ग्रीन से लिख लेते हैं, थोड़ा मन हरियर कर लेते हैं, हरियर हरियर है ना। तो 4 सॉरी इसमें भी k स्क्वायर p स्क्वायर एक्स क्यूब सब कॉमन ले लो। तो k स्क्वायर कॉमन लिए, p स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन लिए, इस पे अलग से रूट डाल दो और इस पे अलग से रूट डाल दो। अरे कॉमन लोगे ना तो रूट वाई इंटू में बढ़ जाता है, प्लस में रूट नहीं बढ़ता है, याद रखना। तो अंदर में क्या बचा, 4 बचा, फिर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा। हाँ बस, हाँ इतना ही बचा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो इज टू, थोड़ा सा इसको मिटाओ यार यहाँ पे। अब यहाँ देखो यार इज टू, अब देखो ये है ना, तो रूट अंडर क्या लिख दो, के पी बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट गया। तो बातें समझ में आई हमारी, तो बस कुछ करना नहीं है, इसको भी हटाओ यार यहाँ से। तो बस यहाँ से कट ही गया, रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा 4 कॉस है ना, ये को कॉस को अलग कर दो, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये जो टर्म है ना, इतना क्या बन जाएगा, इतना क्लास 10 में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद होगा आपको, इतना वैल्यू होता है 1। तो कुछ नहीं, ये तो कट ही गया, ई इक्वल्स टू क्या आया, के पी बाई एक्स क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। खत्म, आगे आपका हलवा आंसर यही है। अब आप खुद सोचो थोड़ा सा, ये जो आया आपका वैल्यू, ओके, तो ये जो आपका वैल्यू आया, इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। अब इस वैल्यू से हमको क्या फायदा है, इस वैल्यू से हमको क्या फायदा पता है, ये आया ना, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अब हमको एग्जाम में इसके बाद अगर एग्जाम में अगर एक्सियल आता है तो कुछ करना नहीं है। अब हमको अगर एग्जाम में एक्सियल आ जाता तो हम बस कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर एक्सियल थीटा इज इक्वल टू 0, बस यहाँ पे आप 0 पुट कर दो यार। तो E बराबर के पी एक्स क्यूब, ध्यान से देखना 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1, कॉस 0 1 होता है, के पी एक्स क्यूब और 3 प्लस 1,
क्योंकि cos 0 1 हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 3 1 क्या 4, 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो लिख दो ना 2kp/x³। अरे यार तो वही फॉर्मूला आ गया, प्रूफ हो गया। एक्सिल आएगा तो इसको ही लिख देना, बस बात खत्म एग्जाम में। अगर इक्वेटोरियल है तो लिख देना फॉर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए क्या कर देना, थीटा कितना लिख लेना, 90 लिख देना। तो थीटा 90 के लिए बस क्या लिख दोगे, ई बराबर रूट अंडर, रूट अंडर के पी बाई x³ रूट अंडर क्या लिखेंगे, 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। अभी तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 तो जीरो होता है, रूट के अंदर क्या बचा 1, तो 1 का रूट 1, तो मतलब लेके देख क्या बच गया, के पी बाई x³ ही बच गया। तो चीजें समझ में आई आपको हमारी, कोई चीज कंफ्यूजन इसमें है तो बता दो आप, मेरे तो ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये केस था जो हम लोगों ने समझा, जो कि हम इसको यहाँ पे आपका सॉरी, तो चूंकि ये केस है तो हम इसको आपको यहाँ पे फीड कर दे रहे हैं, चूंकि आपको तो चाहिए ये वाला बात। पूरा सेलेक्ट हो गया, पूरा नहीं चाहिए। यस हो गया, ये हम यहाँ पे आपको रख दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी इस तरह से, ठीक है, ओके। ये हम थोड़ा सेट इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट में ये दे देंगे, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, इसको देख लीजिए आप, ओके। तो चला जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डायपोल, यानी कि डायपोल को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है, तो इसको हटाया जाए, इसका तो जरूरत नहीं है, इसको कट करो, और ये रहा मेरा शेप्स में, यस, यहाँ हमने क्या लिया, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप लिया, ओके, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायपोल रखें, तो जहां पे दिख रहा होगा आपको एक डायपोल, ये हो गया मेरा -q, यहाँ हो गया मेरा +q, देखिए डायपोल का डिस्टेंस d बोल लो, यही d बराबर क्या होता है जनरली 12 बोल लो या 2a बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब डायपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था उसको पहले समझ लो, तब हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे आप ये एक लाइन खींचे, कहीं भी पूरा पार कर दो, इस डायपोल से एक लाइन खींच दो, यहाँ जहां ये कटा ना, जहां ये कटा ना, इस कटा हुआ पॉइंट में एक चीज जरा ध्यान से समझो कि इस जनरली इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस को बोल लो चाहे इस डिस्टेंस को बोल लो, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है, ओके। अब चूंकि टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या है, तो टॉर्क जनरली क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, ये एक जनरली क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो वो कैसा फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स है। तो टॉर्क को जनरली हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, तो टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यार, सिंपल। तो मुझे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरा काम बन जाएगा, तो हम बस वही करेंगे, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स यार, फोर्स, तो मैंने एक बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड
ये वाला जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के साथ एक रिलेशन क्या होता है, तो हम बताते हैं E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। याद ही होगा E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स क्या हो जाएगा, तो मेरा फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू। बस मुझे ई क्यू यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इस फोर्स को, ये जो मेरा फोर्स है, इस टॉर्क इक्वल्स टू इस फोर्स को मैं क्या लिख दूंगा, ई इंटू क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस आपने समझे, ये बेसिकली इंटू ही है। ठीक है, तो अभी मैं ई क्यू ही लिखता हूँ, सिर्फ कंफ्यूजन ना हो, ई क्यू। अब मुझे बस इनटू क्या कर देना है, इनटू करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बोला हूं, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। अब तो चूंकि ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, ये पैरेलल है और ये सब कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो जब ये सब थीटा ही बनेगा, तो चलो थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो ये एंगल थीटा हुआ, यहाँ से ये वाला लाइन ऑफ साइट जो है, ये लाइन ऑफ साइट 90 की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ ये 90 हो गया। अब 90 में क्या है कहानी, ये है कि अगर आपको ये थीटा है और अगर हम बोले साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला आपको हाइपोटेनियस हो गया, जो कि हाइपोटेनियस किसके बराबर है, जो कि डायपोल का लेंथ है 12। तो h के जगह आप क्या लिखेंगे, ये हो गया साइन थीटा p अपॉन 12। यहाँ से p का मान आ जाएगा 12 साइन थीटा। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाया बेटा। तो अगर आपको एग्जाम में आता तो डायग्राम बनाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना और इसको बस यहाँ पुट कर देना, 12 साइन थीटा। अब Q इंटू 12 तो कुछ होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, तो E इंटू पी इंटू साइन थीटा। अब बस यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E हो जाएगा, साइन थीटा हट जाएगा। ये आपका आ गया टॉर्क। बात समझ में आ गया। अब जो ये टॉर्क घूमता है तो उस पर क्या, उसमें वर्क होता है, तो वो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये वर्क डन कितना लगा तो निकाल लेते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसी को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ साइड में यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है। चलो वर्क निकाल लेते हैं, वर्क क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। चूंकि यहाँ पे फोर्स का नाम है टॉर्क, तो वर्क इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि अब हमको छोटा सा स्मॉल वर्क निकालना है, तो फॉर ए स्मॉल वर्क निकालना है तो dw ले लेते हैं। टॉर्क का वैल्यू क्या आया, PE। अब चूंकि क्रॉस है तो एक्चुअल में PE साइन थीटा आया। अब यहाँ जो dx है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो क्या है, वो एंगल में चेंज कर रहा है। देखो जब आप बड़ा ऐसे मूव कराओगे तो एंगल इतना है, और ऐसे आओगे तो एंगल और बढ़ेगा, तो एंगल में चेंज आएगा। तो dx कैन बी रिटन इन d थीटा। बस अब आपको टोटल वर्क चाहिए तो TOTAL, टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट कर दो ना बचवा, जल्दी आ जाएगा, फट से आंसर आ जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन w, p बाहर, e बाहर, अंदर में बचा साइन थीटा d थीटा। अब चूंकि शुरुआत में एंगल θ1 से θ2, जब कोई भी अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को जब यहाँ से यहाँ रोटेट करोगे तो पहले एंगल θ1 होगा, फिर एंगल और बढ़ जाएगा, θ2 हो जाएगा, तो θ1 से θ2, तो ये हो गया PE और अंदर में हो जाएगा ओके इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस
साइन थीटा का माइनस कॉस, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे पुट कर लो माइनस पीई अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 2, इसको डिलीट किया जाए, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, तो ये आ गया वर्क आपका। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग वर्क कहते हैं। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई वर्क क्या है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात इसमें हम बताना चाहें तो टॉर्क के लिए, यहाँ आपको बता दें टॉर्क के लिए, टॉर्क को टू क्या आया था, पीई साइन थीटा होगा। तो कुछ बता देते हैं, अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 0 पुट करो तो टॉर्क तो 0 ही हो जाएगा। थीटा 90 अगर पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और अगर थीटा 180 अगर आप पुट कर देते हो तो वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। ओके, तो इस तरह से आपको चीजें समझना था। तो आपने वर्क डन भी समझ लिया, वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन बराबर पी माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो आई थिंक टॉर्क और डायपोल आपको समझ में आ गया, टॉर्क से कैसे वर्क निकलता है वो भी समझ में आ गया। इस पूरे चीज को खत्म करने के बाद इसका हम सारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके साथ इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे। तो कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, सब आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीपीआई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के बाद से हम लोग, यही मेन टॉपिक है जो हम लोग इसमें गॉस को समझेंगे। ओके, बातें समझ में आ गई आपको? रिलैक्स करना है, रिलैक्स कर लीजिए, पानी पीना पी लीजिए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत मतलब एक्सेस इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हुआ जैसे आप एक सीट लिए, ठीक है, अब इस सीट में अगर हम बोल रहे हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इस सीट से कितना लाइन पास हुआ, 1 2 3 4, तो फ्लक्स को हम लोग फाइ से नोट करते हैं और 4 फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स का मतलब है क्या होता है, इट इज द मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस नॉर्मली। अब यहाँ एक वर्ड आया बेटा, नॉर्मली, नॉर्मली को हम लोग डीएस कहते हैं, डीएस एन कैप डीएस। अभी एन कैप डीएस क्या है, तो ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर बता देंगे क्या होता है, पहले समझ लो। नॉर्मली एरिया वेक्टर, नॉर्मली थ्रू द, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो परपेंडिकुलर बोल लो। एनडीएस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पास होना चाहिए गिवन एरिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है फॉर्मूला फ्लक्स का, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ नहीं, फाइ बराबर, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर का पर कूलम होता है, फाइ बराबर, अब इंटीग्रेशन दे दो, क्योंकि मान लो पूरा सीट में 4 ही को थोड़ी होगा, इनफिनाइट होता है, तो बहुत सारा होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अब डीएस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है डॉट के साथ, तो डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो मान लो जब मैं डॉट हटा दिया तो क्या आ जाएगा, डीएस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। क्या होता है फ्लक्स का, ई डीएस कॉस थीटा। क्या होता है इसका मतलब, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस। जब किसी सरफेस से सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर जाता है तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है? ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सरफेस। किसी सरफेस से जब फ्लक्स पास होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, ये पास हो गया इस सरफेस से, तो कितना पास हुआ, एक ही वो पास हुआ, तो मतलब एक फ्लक्स। अब एक यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हो गया, यहाँ पास हो गया, ऐसे 4 जगह से पास हुआ, तो टोटल 4 फ्लक्स हो जाएगा। अब अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फ्लक्स को भी पास करने के लिए एक रूल होता है, जैसे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसे, ये एक ऐसे, ये एक ऐसे मान लेते हैं, ये मान लो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स है। अब आपको बताना है
की रिलेटेड भी हम मान लेते हैं ये। अब हमको कोई एक एग्जांपल लेने के लिए, हाँ ये ठीक है चलेगा। अब ये हमने एक 3 लाइन लिया फ्लक्स के लिए, मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा या तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो जाए। क्या हम इस कॉपी को ऐसे रखेंगे तो पास होगा क्या? देखो तो नहीं पास हुआ। ऐसे करके ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। और मान लेते हैं कुछ यहाँ भी है, यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, ऐसे ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिए, अब हम पास करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए। तो क्या इस सीट को क्या हम बीच में रखेंगे, ऐसे तो पास होगा क्या सारा? नहीं। ऐसे रखेंगे? नहीं। ऐसे रखेंगे तो नहीं पास होगा। कैसे रखेंगे सारा पास हो जाए? ऐसे एकदम स्ट्रेट। यानी क्या समझ में आ रहा है, यानी कि इस पूरे फ्लक्स पे ये कॉपी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, अगर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या रखना पड़ेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर रखना होगा। तो हमको हर सरफेस का क्या लेना होगा, एक डीएस लेना होगा या एन कैप लेना होगा, जो कि बताएगा कि सरफेस का परपेंडिकुलर कहाँ है, तभी मेरा काम होगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए हम हर सरफेस का क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। जैसे अब एक बोतल के एग्जांपल पे समझते हैं। ये बोतल है मेरा, इस बोतल का परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये बोतल है, बोतल की तरफ देखेंगे और ऐसे सीधा परपेंडिकुलर ले लेंगे। देखो बन गया। अब इसको हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं। ये सिलेंडर हो गया, अब ये सीधा इस सिलेंडर का ये सरफेस हो गया, ये देखो सरफेस हो गया। और सरफेस पे एक सीधा सा लाइन, ये सीधा सा लाइन के लिए कोई दूसरा कलर मिल जाए, हाँ ठीक है, सीधा सा लाइन, ये देखो ये बन गया परपेंडिकुलर। इस सरफेस पे कहाँ होगा, इधर होगा। अब एक दो सरफेस हो गया, अब एक और सरफेस बचा, वो कहाँ है, ये वाला है, देखो इस पे कहाँ होगा परपेंडिकुलर, ऊपर। इस सरफेस ऊपर ऐसे, इस सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर। तो यही सबको हम लोग बेसिकली एन कैप कहते हैं। यानी कि आपने क्या लिया, सरफेस पे एन कैप लेके बताया कि आपका सरफेस पे परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ है। तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होगा तो पता चल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 है तो यहाँ होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चीजें समझ में आ गई फ्लक्स के बारे में सारी बातें? ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली गॉस को समझेंगे। ये मेरा गॉस थ्योरम है, लास्ट टॉपिक इस दिस चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप समझ लिए और याद कर लिए तो एग्जाम में कंफर्म, अगर गॉस से क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द टाइम रहता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके 3 एप्लीकेशन है बेसिकली। पहले गॉस को समझते हैं, फिर इसके बाद 3 एप्लीकेशन डील करेंगे हम लोग। ओके, तो गॉस क्या है? तो जनरली गॉस हम लोग ऐसे समझते हैं, सिंपल बात समझ सबसे पहले। तो गॉस एक स्टेटमेंट दिया, उसने बताया कि अगर कोई भी चार्ज, जैसे चार्ज मान लेते हैं हम, यहाँ से एक चार्ज लेते हैं, चार्ज है भाई, कहीं से चार्ज निकल जाओ, हम मिल गया चार्ज, ठीक है, पेपर है। अब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब हमको ही पता है कि कोई भी क्यू चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द क्या से निकलता है, उसके इर्द गिर्द क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ये तो बात पता है हमको, कोई भी क्यू चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सीट के सामने आ जाए, 1 2 3 पास हो जाए, तो ये हम बोल देंगे कि 3 को पास हुआ तो 3 फ्लक्स हो गया, नहीं ना था फ्लक्स। गॉस इसी चीज को देखा, समझा और उसने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी चार्ज क्यू मतलब कि ये हो गया मेरा क्यू चार्ज। अगर इस क्यू चार्ज को हम इस बॉक्स में बंद करते हैं, लेटेड भी इसके अंदर रखते हैं, इसको रखने के बाद अगर हम ऐसे अगर बंद करते हैं, इस फिगर को क्लोज होना चाहिए, बंद फिगर होना चाहिए, बंद में ही गॉस लगेगा। बंद नहीं है तो अपने आप से मान लो, अभी हवा में इसको मान लो ये हम बंद कर दिए, ये बंद होने वाला फिगर क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा, यही है गॉस थ्योरम। अब इस चार्ज है, इसको हम इस पॉकेट में डाल देते हैं मान लो,
अब इसमें जैकेट से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी किसी भी बंद फिगर में अगर कोई भी चार्ज रहेगा तो क्या ना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट समझते हैं। तो क्या है, गॉस लॉ रिलेटेड टू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज मतलब बंद फिगर, क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। तो हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, to the net charge enclosed by the surface, it is stated that the total flux through the closed surface वो कितना होता है, 1 by epsilon naught times, कुछ सही से लिखा हुआ नहीं, यहाँ लिख दे रहे 1 by epsilon naught times the net charge। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बोले यानी फाई बराबर वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एक और इसकी में एक और फ्लक्स का फॉर्मूला भी था, वो क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला, ई डॉट डी एस। अगर आप इस तरह का इंटीग्रेशन देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या इंटीग्रेशन, तो बंद फिगर के लिए इंटीग्रेशन लगाना को क्लोज इंटीग्रेशन कहता है, और कुछ नया बात नहीं है। बस ये हो गया ओपन फिगर, आप बंद फिगर डब्बा वाला फिगर है तो क्लोज इंटीग्रेशन, तो बंद कर दिया मतलब बंद फिगर, तो बंद वाला फिगर में इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम समझ में आ गया। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम बताता है कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज होगा तो चार्ज होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई चार्ज है, मान लो कोई चार्ज है, खा गए हम, तो मेरे मुंह से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिए होंगे शायद पिछले बार, मध्याह्न फ्लक्स कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई भी बंद फिगर है, जैसे मान लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं कि ये एक मान लो ये डब्बा है, बॉक्स है, ये मैंने एक चार्ज लिया, चार्ज को मैंने बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स को बंद कर दिया। अब इस बॉक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा, जल्दी बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी भी एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं, टोटल इसका कितना एप्लीकेशन है, तो इसका टोटल हम लोग को 3 एप्लीकेशन समझना है। तो चलिए इसका 3 एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं। ओके, तो 3 एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। टॉपिक का नाम है, सबसे पहला एप्लीकेशन समझे हम लोग। सो एप्लीकेशन नंबर 1। अब एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग समझ रहे हैं, एप्लीकेशन किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग एक वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं, यानी गॉस थ्योरम को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने में। क्यों, क्योंकि तो बता दिया है कि फ्लक्स कितना होता है, तो फ्लक्स हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखो फ्लक्स मान लो तुम्हारा आ गया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना ई डॉट डी एस, तो बस तो फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यही करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहला एप्लीकेशन में क्या निकालना है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे ड्यू टू अ लॉन्ग थिन इनफिनाइट चार्ज्ड वायर। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन इनफिनाइट चार्ज वायर, चार्ज्ड वायर। अब चार्ज्ड वायर, अब जैसे कि आप जनरली आप चार्ज्ड वायर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर मतलब इनफिनाइट बोलो नहीं बोलो, चार्ज वायर होना चाहिए बस। तो चलो एक हम लोग चार्ज वायर समझ, एक चार्ज वायर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वायर लेते हैं। ओके, कहाँ गया मेरा वायर, चलो ये हम, यही मेरा वायर हो गया लेटर भी। तो वायर हम ले लेते हैं रेड से, ये मेरा वायर हो गया। अब इस वायर पूरी तरीके से चार्ज है, तो चलो इस पे चार्ज देते हैं, ये चार्ज हो गया। अब इसको, इस पे हमको क्या मानना होगा, गॉसियन सरफेस, यानी इसको बंद करना होगा एक फिगर में, इमेजिनरी सरफेस मानते हैं गॉसियन सरफेस को, तभी हम गॉस लगा सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं कोई फिगर में। क्योंकि तार सिलेंडर जैसा शेप दिख रहा है तो हम इसको सिलेंडर में ही बंद कर देते हैं। तो सिलेंडर 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 जैसा शेप में हम इसको बंद करेंगे।
तो सिलेंडर कुछ ऐसा है, तो ठीक है। तो ओके, सिलेंडर जी तो थोड़ा हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा तभी होगा लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे रखते हैं। तो ये मेरा सिलेंडर थोड़ा सा हमको बड़ा चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको सीधा किया जाए। ये मेरा सीधा हो जाएगा, हाँ। और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जाए। ये हमने इसको बंद कर दिया गॉसियन सरफेस में, ठीक है। ये सिलेंडर मेरा गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 सरफेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो हमको क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है इसका, इस गॉसियन सरफेस का। तो फ्लक्स कहाँ कहाँ होगा, तो पहले तो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, और तीसरा सरफेस तो वो है ही। तो गॉसियन सरफेस मानने के लिए सबसे पहले क्या लेना होता है, याद करो, एक डीएस वेक्टर लेते थे, याद होगा। तो हम सबसे पहले डीएस वेक्टर लेंगे, यानी नॉर्मल। तो चूंकि नॉर्मल मेरा होगा तो हम नॉर्मल यहाँ लेते हैं, ये नॉर्मल बाहर की ओर होगा, इसमें एक नॉर्मल बाहर की ओर होगा ऐसे, और इसमें नॉर्मल एक यहाँ होगा बाहर ऐसे। अब यहाँ जहां जहां मेरा बाहर है वहां वहां हम लिख लेते हैं, ये मेरा एन कैप, यहाँ मेरा एन कैप, यहाँ मेरा एन कैप। ओके, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डायरेक्शन में निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलेगा, ये बोले तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते जाएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब एकदम कॉमन सा बात है, अब इस यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ऐसे, अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ऐसे, और इसमें 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 भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ऐसे, सब जगह ऐसे ही निकल रहा है, और नीचे साइड तो निकल ही रहा है, ठीक है। तो अब मेन यहाँ पे हम जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो उतना का हमको जरूरत नहीं है, जहां जहां हम डीएस लिए है ना, बस हम वहां वहां अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो हम एक यहाँ बना लेते हैं, और हम एक यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, और इसके चलते एक यहाँ पे एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे होगा। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया मेरा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई हो गया, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ठीक है। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे थीटा मेरा 0 बन रहा है, यहाँ थीटा मेरा 90 बन रहा है, देखो इन दोनों के बीच में। और यहाँ मेरा थीटा कितना बन रहा है, यहाँ मेरा थीटा बन रहा है 90, यहाँ थीटा मेरा बन रहा है 90। तो फ्लक्स तो तीन फेस के लिए हो गया। फ्लक्स 3 फेस, कौन कौन फेस है जरा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मेरा ए हो गया पार्ट, ये मेरा बी पार्ट हो गया, ये मेरा सी पार्ट हो गया। तो हमको फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, जिसको हम नेट फ्लक्स बोलेंगे, जो कि फ्लक्स ड्यू टू ए बोलेंगे, प्लस फ्लक्स ड्यू टू बी बोलेंगे, फिर फ्लक्स ड्यू टू सी बोलेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारा ई डॉट डी एस, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा। तो क्यों ना डायरेक्ट हम क्या लिख ले, कॉस ही लिख लेते हैं। तो ई ए के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ई बी के लिए निकाल रहे हैं तो ई डी एस कॉस थीटा, और ये सी के लिए निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब जहां जहां वैल्यू सब जगह पुट कर देता है, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले इस जगह थीटा थीटा सब जगह पुट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कॉस था, ये ए में तो देख रहे थीटा 90 है, चलो 90 पुट कर लिया। ये देखो तो यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा तो 0, चलो 0 पुट कर लिया। यहाँ थीटा कितना है, देखो तो यहाँ 90 पुट कर लिया। तुमको ही पता है कि cos 90 क्या होता है, cos 90 तो 0 होता है। तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, बचा क्या, ऐसे एग्जाम में काट नहीं देना, अगला स्टेप में ऐसे लिख देना, 0 प्लस 0, 0 प्लस बी ई डी एस कॉस, कॉस 0 तो 1 होता है, तो उसको तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से ds रहने देते हैं। हाँ, तो मेरा प्लस में यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ओके, अब उसके बाद अगर हमको नेट फ्लक्स चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्या बचा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करेंगे, और ds बच गया ds। अब ds किसके चलते था, b के चलते था। अब b वाला ds मतलब क्या है, b मतलब यानी इस पार्ट और इस पार्ट को छोड़ करके ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का लेंथ अगर l लेते हैं तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे e इंटू 2 पाई आर एल। अगर इसका रेडियस है यहाँ से हम r लेते हैं तो अब बस इस वैल्यू को
यहाँ ये फ्लक्स नेट है, अब यहाँ पे गॉस लगा देंगे बस। क्या लगा देंगे? गॉस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोला था? फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि यहाँ पे मेरा Q का वैल्यू इतना है, हम यहाँ रख देते हैं, तो E इंटू 2πr_L बराबर में Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया Q बाई 2πr_L इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत जगह दिक्कत क्या आता है पता है? कि ये तार का ही है, आगे जाके सरफेस के लिए भी निकालेंगे ना, तो कैसे पता चलेगा कि तार का ही है? तो एक रूल बताया था ना लैम्डा वाला, जिसमें हम लोग लैम्डा बराबर क्या लिए थे याद है? हम लोग लैम्डा बराबर लिए थे, लैम्डा इज इक्वल टू याद है Q बाई L लिखे थे, जिसको हम लोग Q बराबर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा L। तो बस Q का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ अगला स्टेप में क्या लिखो? E बराबर Q की जगह क्या लिख लेंगे? लैम्डा L, और नीचे में क्या लिखेंगे? 2πr_L इंटू एप्सिलॉन L, एप्सिलॉन L कट गया, तो लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक तार के चलते। एक तार के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो बात समझ में आ गया था। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज समझते हैं इसमें। अब हम लोग सीट के लिए निकालेंगे, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन, टॉपिक का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड चार्ज्ड थिन सीट बोल लो या सिर्फ सीट बोलो। तो चार्ज सीट का मतलब क्या हो गया? तो चार्ज सीट हम लोग कैसा लेंगे? तो चलो एक चार्ज सीट ले लेते हैं। तो हम एक चार्ज सीट ले लेते हैं, ये हम एक चार्ज सीट ले लेते हैं। अब जो चार्ज सीट लिए इसको यहां ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहां ज्वाइन कर लेते हैं, ये मेरा चार्ज सीट हो गया। थोड़ा सा इसको सीधा भी किया जा सकता है। चलो, अब चार्ज सीट है तो पूरी तरह से चार्ज तो होगा ही होगा, तो पूरा चार्ज इसमें भर दिया जाए। अब इसको भी गॉसियन सरफेस मानना होगा, तो कैसे माने? तो इस पूरे जो चार्ज सीट है, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हमको बीच में चाहिए फिगर, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे लेते हैं, ओके, बाद में छोटा कर लेंगे। यस, तो सर्कल लेते हैं, हमको यहाँ पे एक सर्कल की जरूरत होगा। इस बीच में ये जो हम सर्कुलर पार्ट पकड़े, मान लो ये जो पूरा सीट है ना, तो उस बीच वाला इतना वो एरिया मान लिया इतना ही, अब फिर बाद में इस एरिया को टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। अब ये जो एरिया हम लिए छोटा सा जो कंसीडर किए, इसको हम क्या करेंगे? जूम करेंगे। कहाँ कहाँ जूम करेंगे? तो इसको हम जूम करते हैं, ये टिप्पी यहाँ, इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखाते हैं। ये ऊपर का फेस हो गया, ये ऊपर का फेस को हम इधर जूम कर दिए, और पीछे वाला फेस को, जो सीट के पीछे वाला फेस को हम इधर जूम कर दे रहे हैं। जूम करने का मतलब क्या है बता देते हैं। सॉरी, कुछ कुछ हो जाता है कभी कभी इसको। यस, यहाँ से ये हम यहाँ इसको जूम करके यहाँ ओके। अब यहाँ पे जो जूम किए हैं, इस सर्कुलर पार्ट को यहाँ दिखाते रहे, ये हो गया बैक साइड वाला, मतलब इस सीट ले रहे हैं तो सीट में पूरा चार्ज है, तो यहाँ हम सर्कल किए, तो ये इसको इधर जूम कर रहे हैं, इस पार्ट का पीछे वाला को हम इधर जूम कर रहे हैं, तो ये मेरा बैक साइड वाला हो गया, ठीक। इसका वाला हम इधर फ्रंट में यहाँ वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें भी टोटल कितने सरफेस होंगे? टोटल इसमें 2 सरफेसेस होंगे।
थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, इसमें भी टोटल 2 ही होगा, ठीक है। ओके, तो यहां रखते हैं। अब इसमें भी टोटल अगर हम बोले, ये हो गया इसका एन कैप इधर, ये हो गया इसका एन कैप इधर बेटा, और चूंकि चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही निकलेगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोले तो वो तो इधर ही होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही हुआ, और इसमें भी पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है तो पूरा इधर ही होगा, पीछे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो इसमें भी थीटा मेरा 0 आ रहा है बेटा, ठीक है, और इसमें भी थीटा मेरा कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो फ्लक्स दो सरफेस के लिए निकलेगा, तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1, मतलब मान लो इसके लिए 1 बॉडी बोल देते हैं, सेकंड हो गया 1 प्लस फ्लक्स 2, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही सिंपल इंटीग्रेशन ईडीएस प्लस इंटीग्रेशन ईडीएस, चूंकि 1 1, अब कॉस्ट 0 है तो 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ई बाहर ले लेते हैं, चूंकि दोनों सेम ही है तो क्यों ना इसके आगे सिर्फ हम ट्वाइस ऑफ ईडीएस लिख लेते हैं। अब चूंकि ई बाहर हो जाएगा, अब डीएस होगा, और डीएस मतलब क्या हो गया, इसका एरिया, तो इसका एरिया मतलब ये पूरा के लिए क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं, तो 2e ए हो गया, ये मेरा नेट फ्लक्स आ गया। अब ये जो नेट फ्लक्स आया मेरा, यही फ्लक्स हमारा किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब इसी वैल्यू को बस हम यहाँ पुट कर लेंगे फ्लक्स में, जो कि होगा 2e जो कि q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो e का मान क्या हो जाएगा, q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और हम अपने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो क्या यूज करते हैं, सिग्मा बाई 2q, एस एस ए एस बोलो या चाहे ए बोलो, ए के लिए एरिया ए, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो बस अब यहाँ पुट कर लो ना यार, तो e बराबर क्या हो जाएगा, q के जो बराबर सिग्मा इंटू ए, नीचे 2a एप्सिलॉन नॉट, ए कट गया, तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका सीट के लिए आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूसरा एप्लीकेशन ये आपका खत्म हो गया। नाउ द लास्ट एप्लीकेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कल वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग लास्ट एप्लीकेशन डील कर लेते हैं, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थिन या चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यानी थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन आपका है वो है कि, हाँ तो कहा तुम लोग, ओके यस यस यही तो थे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि इसमें लास्ट, यस थोड़ा सा लिखा जाए, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई एफ शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, ईटी ई एफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज CHRGD चार्ज्ड सेल, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल SHELL सेल, तो यही हम लोग समझने वाले, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके, बातें समझ में आ गई आपको, थोड़ा सा यहाँ का साथ रख लेते हैं। ओके, तो अब ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल क्या है, इसमें तो 3 केस बनाना पड़ता है हमको। अभी 3 केस क्या है, तो पहले समझेंगे 3 केस से पहले पहले आपको चार्ज सेल लेना होगा, ठीक है, सेल मतलब होता है खोखला। तो हम क्या लेते हैं, एक हम अपना सर्कल लेते हैं, जो कि इस सर्कल को हम माने ये मेरा मेन सर्कल हो गया, ठीक है, इसी पे मेरा क्या है, बॉडी पे चार्ज रहने वाला है, ठीक है, तो ये इस पे हम चार्ज देते हैं, तो ये मेरा चार्ज हो गया, मान लेते हैं ये मेरा यहाँ एक, ओके यस, थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट किया जाए, यस अब इस पे मेरा
बॉडी पे क्या है, चार्ज है, मगर कहाँ चार्ज है, ये देखिए अंदर से खोखला है, ये पूरा बॉडी पे चार्ज मतलब इसका सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। अगर ये सरफेस पे चल रहा है चार्ज है तो इसका एक सेंटर होगा, सेंटर से इसका एक रेडियस आर होगा, ठीक है, आर होगा। अब ये जो सेंटर से रेडियस आर होगा और ये एक चार्ज सेल है, तो चूंकि अगर हम क्यू निकालना चाहते हैं तो चूंकि चूंकि ये तो सरफेस है, सरफेस मतलब वॉल्यूम तो है नहीं, वो खोखला, मगर बेसिकली ये तो है सेल। तो अगर ये सेल है तो सेल के लिए अगर टर्म में अगर हम लोग कैलकुलेट करें जो कि क्यू इजिकल्स टू, जो कि हम लोग सिग्मा के टर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू, याद ही होगा सिग्मा इजिकल्स टू क्यू बाई क्या होता है, क्यू बाई हम लोग जनरली एस, एस मतलब क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एरिया। तो यहाँ एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, तो सिग्मा इजिकल्स टू क्यू बाई 4 पाई r²। तो क्यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ये मेरा आ गया क्यू का वैल्यू। इस क्यू का वैल्यू को ना हम रख लेते हैं, हमको यूज करना होगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कहीं साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर, जो कि खैर यही रखते हैं। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है मेन इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, मेन इसमें ये है कि आपको क्यू का वैल्यू याद रखना है। क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर आपका सिग्मा बाई क्या होगा, 4 पाई r² होगा, कैपिटल R स्क्वायर। अब इसमें 3 केस होता है जनरली, 3 केस तो पढ़ना पड़ेगा। 3 केस क्या है, तो अभी हम लोग केस वाइज सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस देखते हैं, तो सबसे पहला केस, इसको यहाँ अलग करते हैं। सबसे फर्स्ट केस जिसको हम लोग यहाँ नाम देंगे केस 1, यहाँ पे केस नंबर 1। केस 1 में हम, चूंकि गॉस थ्योरम निकालने क्या करना पड़ता है, आपको बंद करना पड़ता है चार्ज को। क्या हम बंद करें, स्फेरिकल सेल को बंद करेंगे, तो आप कितना तरीके से बंद कर सकते हो, 3 तरीके से हम बंद करेंगे, ठीक है। दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना छोटा r जो है छोटा रखेंगे बड़ा r से, ये हो गया केस 1। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ये आपका जो चार्ज ये वाला है, ये वाला चीज को हम ऐसे लेके इधर आते हैं, 1 मिनट। तो सिलेक्ट तो हो जाना चाहिए, ओके सिलेक्ट तो हो ही रहा है, यस ओके, थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमको पार्ट। क्या ये सिलेक्शन में आ पाएगा तब तो, ओके ये लाइन पे आ जा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको दोबारा बना लिया जाए क्या, रिकैप। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरा पहले से था एक सर्कल, हमने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लिया, यस ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। मेरा चार्ज था तो हम यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज था। अब हम पे एक और केस का जरूरत तो पड़ेगा ही, तो हम सारा ही केस के लिए हमें काम कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं बना करके, काम आएगा सो। यस, तो एक केस और का यहाँ जरूरत पड़ेगा, एक और यहाँ लाइन खींच लेते हैं, और एक केस, 3 केस तो कम से कम जरूरत पड़ेगा ही, तो तीनों केस को हम यहाँ साइड बाय साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा केस 1 है, एक मेरा केस 2 होगा, और यहाँ मेरा केस 3 होगा। केस 2 में इसका वैल्यू बड़ा R रख देते हैं, और इस केस में बराबर रख लेते हैं। चलिए सब हम आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन, पहले समझ लेते हैं ना, डोंट वरी। तो ये जो मेन मेरा सर्कल है, यस अब आ रहा है तो इसको आने ही दिया जाए। तो ये जो मेरा मेन सर्कल है, इसको हमको यूज करना है, यहाँ भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमको और चाहिए, जो हम इसको यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर, चूंकि R जो है, R
जो ले रहे हैं ये मेरा आर ग्रीन वाला ये पार्ट, ये जो छोटा आर है मेरा, इसको समझेंगे बेसिकली। अब क्या है कि हमको क्या है, छोटा आर को क्या लेना है, मतलब एक जो आप गॉसियन सरफेस लेंगे उसको क्या रखना होगा आपको, इसके अंदर रखना होगा। मतलब बड़ा आर जो है आपका मेन आर है, यानी जो हम मेन आर का बात कर रहे थे, ये एक सेंटर से ये एक बड़ा आर लिए, ये एक सेंटर से बड़ा आर था इसका, और ये एक सेंटर से मान लेते हैं बड़ा आर है। तो अब हम जो सर्कल लेंगे, लेट इट बी यस, और हमने जो सर्कल लिया, ओके यस, तो सबसे पहला चीज जो हम सर्कल यहां लेंगे, इसको इसमें हम फीड करेंगे, और जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो छोटा लेंगे, इससे अंदर में लेंगे, वही हुआ छोटा आर जो हुआ, छोटा आर जो मेरा होगा, जो छोटा आर हम बोल रहे हैं वो क्या होगा, वो इससे छोटा होगा, यानी कि अंदर में सर्कल लेना। दूसरा जो हम सर्कल लेंगे, जो दूसरा हम सर्कल लेंगे उस सर्कल के बाहर लेंगे, है ना, मतलब आउटसाइड, मतलब बड़ा लेंगे, ठीक है। तो चलो लिया जाए, तो ये हम बाहर लेंगे इसको, जनरली बाहर, यस, आउटसाइड द सर्कल, थोड़ा सा बड़ा किया जाए इसको, तो ये हम आउटसाइड द सर्कल लेंगे, ये मेरा आउटसाइड हो गया, और बड़ा लिया जाए, यस, ये मेरा आउटसाइड द सर्कल हो गया। अगला जो लेंगे वो हम सरफेस में लेंगे, यानी आर बराबर आर, तो आर बराबर आर लिया जाए, ओके, तो सेप यस, आर बराबर आर लिया जाए। चलिए इसको इस सर्कल पे ही फीड कर दिया जाए, जनरली थोड़ा सा और हल्का सा, यस, मतलब पूरे सर्कल पे ही फीड कर देते हैं, यस। तो यहां से देख के क्या समझ में आ जाएगा कि ये जो, ये बाहर हो गया ये वाला आर, ये जो आर हमने लिया ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। यही तीन केस आपको गॉस में पढ़ना है, एग्जाम में आएगा, तो अगर सीन फैलाएगा तो ये तीनों केस बनाना होगा, या फिर कोई एक, मतलब ऐसे तीन ही केस बनाना पड़ता है। सेल बोल दिया तो तीनों केस आपको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स का काम ही खेला ही है, तो फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स कितना होगा, जिससे निर्णय फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब देखो यहाँ पे चार्ज है क्या, इस ग्रीन सर्कल के अंदर में चार्ज है क्या, चार्ज तो बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा ही नहीं इसमें से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो चार्ज इसके अंदर तो है ही नहीं, चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, यानी इस सरफेस के लिए फ्लक्स का मान ही है जीरो। तो यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो अगर आप फ्लक्स बराबर लिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू, क्यू का वैल्यू जीरो, एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स का मान तो जीरो आ गया। अगर फ्लक्स का मान जीरो है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस बराबर जीरो, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गया, जीरो ओ। तो यानी कि अगर आप सेल के अंदर में गॉसियन सरफेस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। बातें सही में आ गई। दूसरा नंबर केस, दूसरा नंबर केस में फ्लक्स निकल ही जाएगा तो कुछ करना है नहीं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चूंकि फ्लक्स के लिए यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो है, और चूंकि अब आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स चलो निकाल लेते हैं, फ्लक्स कितना होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो फ्लक्स इक्वल टू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है। अब ds मतलब ds सरफेस, सरफेस एरिया, छोटा आर में बात होगा, सिर्फ छोटा आर में, ग्रीन तो ग्रीन ग्रीन लिख रहा हूँ मतलब ग्रीन बारे में बात हो रहा है सिर्फ, तो छोटा सा एरिया, तो मतलब छोटा वाला आर का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस थ्योरम क्या बोला था, फ्लक्स को किसके बराबर रखना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्यू है, ये क्यू जनरली क्या है, वो रेड के चलते हैं, यानी रेड 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 चार्ज, जो रेड दिख रहा है वो, यानी कि मेरा जो क्यू है, इस क्यू को हम थोड़ा सा रेड लिख देते हैं,
जिससे आपको भी ज्यादा विजुलाइज करने में समझ में आएगा। क्यों? ठीक है, बाकी बातें एज इट इज चलेंगी बराबर। E इजिकल्स टू 4πr²। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बस मैं डिवाइड कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? Q/4π छोटा r² इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो Q है वो जनरली है कौन सा Q? वो तो लाल वाला Q है, तो मैं यहाँ रेड वाला Q लिख लेता हूँ, रेड Q। अब रेड Q का मान कितना था? रेड Q का मान था सिग्मा 4π बड़ा r²। बस उसको इंट्रोड्यूस कर दो। तो चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 4πr² एप्सिलॉन नॉट, और रेड Q का मान जो था वो था सिग्मा 4π बड़ा r²। 4 कैंसल, ओ सॉरी, हाँ 4 कैंसल, पाई कैंसल, तो क्या बचा सिर्फ? तो हमारा बचा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो हमारा बचा E बराबर सिग्मा r² बड़ा r² बाई छोटा r² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इस केस के। अब लास्ट केस सेम काम करेंगे, सब कुछ सेम करेंगे। यहाँ इसको पूरा उठाएंगे और उधर हम काम करते हैं, उसको रख देते हैं, देखते हैं अगर पकड़ा जाएगा तो ठीक ही है। हाँ पकड़ा तो रहा है, तो क्लोन किया जाए, यस। बस इसको उठा के आ रहा हूँ, तो सेम ही काम करना है, कुछ करना नहीं है, नया कुछ नहीं करना है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ करना क्या है इसमें। फ्लक्स तो निकालेंगे, E डॉट ds करेंगे, r तो मान r² होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो होगा ही होगा। Q एप्सिलॉन नॉट सब सेम होगा। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर बस एक चीज, सब चीज सेम होगा, सब कुछ सेम, क्योंकि सरफेस पे है तो चार्ज तो होगा ही, उसमें से निकलेगा ही। बस एक चीज करना यहाँ पे ये है कि E बराबर, ये जो Q का मान जो था रेड वाला 4πr² बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? बड़ लाल वाला r के ही बराबर है, तो ये जो r² यहाँ लिखे हैं, इसको वापस से क्या लिख दो? छुटकी r, बस। यानी बड़ा r इक्वल्स टू क्या है? छोटा r के बराबर है। तो ये कट गया और सिग्मा छूट गया ना, सिग्मा, हाँ ये कट गया, सब कट गया, तो क्या बचा? ये बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म। तो ये मैंने आपको गॉस के सारे नियम थ्योरम बता दिए। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मगर आपको मेन सर्कल को इंट्रोड्यूस करते हुए चलना है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि इसी समझ में आया, हमको अच्छा लगा, तो हम इससे और मोटिवेट होगा और आगे भी प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।